Good evening to all of you. So लास्ट बेसिकली हमने डिस्कस किया था गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। एंड गवर्नेंस का कुछ बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन कि गवर्नेंस बेसिकली उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, एंड वो कैसे स्पीड का जो फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने डिस्कस करी, है ना। एंड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है गवर्नर का, जो बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक पार्ट्स है, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया था। एंड फर्स्ट जो गवर्नर था, व्हाट गवर्नर, आई थिंक वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जब हमने व्हाट गवर्नर की बात करी थी तो हमने जस्ट एक एग्जांपल ही से चीज देखा था कि हाई स्पीड में वहां पे जो स्लीप का डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते एट अ हाई स्पीड एप्लीकेशन। जहाँ भी हाई स्पीड एप्लीकेशन होंगी हम वहां पे व्हाट गवर्नर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज सिंपल रीजन ये है कि वहां पे आपका स्लीप का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा। अब स्लीप का डिस्प्लेसमेंट अगर प्रॉपरली नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ स्पीड, तो आपका बेल क्रैंक मैकेनिज्म की हेल्प से जो मोशन ट्रांसफर होता है, जो स्लीप का मूवमेंट है, वो बेसिकली ट्रांसफर कहाँ कर रहा है, थ्रोटल वॉल को। अब स्लीप का मूवमेंट ही नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा थ्रोटल वॉल का भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमें रिक्वायर्ड है फ्यूल की, जो मूवमेंट है, फ्यूल का जो मास है उसको रेगुलेट जो हम कर रहे हैं अमाउंट, वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, इसलिए वो हमारा यूजफुल नहीं व्हाट गवर्नर बेसिकली हाई स्पीड एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो एक चीज थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो गवर्नर वही चीज डिस्कस हुआ था, उस पर न्यूमेरिकल पूछे कई बार, बट बहुत सिंपल है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। जस्ट सिंपल फॉर्मूला जो 895 बाय हमने एन स्क्वायर जो बेसिकली देखा था, h इजिकल टू 895 बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला था, तो वहां से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है वो चीज, ठीक है। तो उतना तो हमने बेसिक पार्ट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देखो उसी में ना एक और चीज है आपका, गवर्नेंस का कुछ अलग अलग तरीके से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। देखो उसी में एक चीज ये भी था, लेट्स सपोज ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, करेक्ट। एक चीज, ठीक है, लेट्स सपोज ये है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपके पास लेट्स सपोज बॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये चीज आपको यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये चीज हमने एग्जांपल कल लास्ट बेसिकली डिस्कस भी किया था, सेम व्हाट गवर्नर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा आर होता है, रेडियस ऑफ रोटेशन आर, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ रोटेशन आर, ठीक है। एंड दिस इज एच, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। ये हाइट ऑफ गवर्नर है, तो ये तो हमारा एक सिंपल केस हो जाता है गवर्नर का, ठीक है। अब इसी में ना अलग अलग ओरिएंटेशन है, ठीक है। अच्छा इसको हम बोलते हैं जैसे अपर, ये जो पार्ट है ये अपर आर्म्स है, ठीक है, या अपर लिंक कोई बोल दे, इसको हम अपर आर्म बोल दिया, इसको लोअर आर्म बोल दिया, अपर लिंक लोअर लिंक, ठीक है। वो सब चीजें हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये जो है चीज आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये चीज,
बॉल का जो बेसिकली है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, एंड बॉल का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपकी आर्म्स आके क्रॉस हो रही है। ठीक है, याद रखना कौन सा पॉइंट बोला है, बेसिकली जहां पे दोनों आर्म्स आके क्रॉस हो रही है वहां तक जो हाइट होगा बॉल का वो आपका हाइट ऑफ गवर्नर होगा। ठीक है, तो एक तो ये केस होता है, दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है। दूसरा पॉसिबल केस हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। सपोज कुछ इस तरीके से आपके पास। ठीक है, तो ऐसा भी एक पॉसिबल केस हो सकता है आपके सामने। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हाइट ऑफ गवर्नर बेसिकली आपको कहाँ से लेना पड़ेगा वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, सिमिलर केस में यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि आपको पता है हमने इस प्रीवियस एग्जांपल में क्या बोला जहाँ पे दोनों आर्म्स आके क्रॉस हो रही है। अब तो ये यहीं पर ही एंड हो चुका है, बट पॉइंट हमारा वही, लॉजिक हमारा वही है जहाँ पे दोनों आर्म्स आके क्रॉस हो रही है। तो बेसिकली क्रॉस ये आपका देखोगे, इसको आप आगे एक्सटेंड करो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये बेसिकली क्रॉस हो रही होगी, तो यहाँ से हम हाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये केस भी आपके पास आ सकता है एग्जांपल। ठीक है, लेट सपोज इसको हमने ऐसे इसको एक्सटेंड किया, लेट सपोज ऐसे। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम बात करें हाइट ऑफ गवर्नर, इट विल बी लाइक दिस। दिस इज द हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये ओपन आर्म टाइप आपका गवर्नर हो गया। ठीक है, एक ये केस हो गया। तीसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपका जो आर्म है इस क्रॉस्ड। ठीक है, इस क्रॉस्ड लाइक दिस। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म टाइप। ठीक है,
ये जो एग्जांपल है दिस इज क्रॉस आर्म टाइप। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे हाइट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज एच एंड ये दिस विल बी रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक। तो ये तीन ज्योमेट्री आपके पास है। एक तो सिंपल केस हो गया जो हमने फर्स्ट बेसिकली एनालाइज किया है वर्ड गवर्नर में। देन आपका ओपन आर्म हो गया, देन क्रॉस आर्म। ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ गवर्नर को हमें कैसे बेसिकली चेक कैसे करना है कि हाइट ऑफ गवर्नर क्या होगा एंड क्रॉस आर्म में क्या होगा, ओपन एंड क्रॉस आर्म। ठीक है। इन्हें केस अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम लिख लेते हैं नाम ओपन आर्म टाइप। क्लोज्ड आर्म। ठीक है। ये चीज ओपन आर्म एंड क्लोज आर्म, ये चीज हम डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये चीज जो है वैसा दिखा रहा है फिक्स टाइप का। ठीक है। तो क्वेश्चन ओपन आर्म हो चाहे क्लोज आर्म हो, हमारा फॉर्मूला कंसेप्ट बिल्कुल सेम एक्टली वही है। फॉर्मूला में भी कोई चेंजेस नहीं। ठीक है। जस्ट वो चीज आपको देखनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिया देन आपको चीजें चेक करनी है कि कैसे आप एच लिख सकते हो। फॉर कई बार होता है कि आपको कन्फिग्रेशन ही दे दिया, एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रोटेशन में आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आपको कन्फिग्रेशन दे रहा है। देन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मुझे एच लिखना कैसे। ठीक है। एच कैलकुलेट कहाँ से कहाँ तक करना है। तो वो एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्लियर। चलो। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो गवर्नर डिस्कस करना है बेसिकली वो है पोर्टर गवर्नर। ठीक है। नेक्स्ट जो गवर्नर है हमारे पास वो है पोर्टर गवर्नर। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, पोर्टर गवर्नर कैसे डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू वार्ड गवर्नर। तो यहाँ पे एक बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये नोट करना है कि प्रीवियस केस में आपने देखा था कि जो वार्ड गवर्नर है वहां पे हमने अजम्पशन क्या लिखे थे बेसिकली कि स्लीव का कोई मास नहीं। बट इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, स्लीव में कुछ मास अटैच कर देंगे बेसिकली। ठीक है। मतलब इस बार क्या होगा, स्लीव का कुछ ना कुछ वेट होने वाला है। ठीक है। प्रीवियस केस में हमने कंसीडर नहीं किया था उसका मास, बट यहाँ पे हम क्या करें, कुछ अपनी तरफ से मास ऐड कर रहे हैं ऑन द स्लीव। ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो कि सेंट्रल मास इज अटैच्ड। हम एक पॉइंट ऐसे लिख लेंगे, सेंट्रल मास इज अटैच्ड is attached on the sleeve. Central mass is attached on the sleeve. ठीक है। ये चीज। अब देखो इसका जो कन्फिग्रेशन जो इसका डायग्राम होगा वो क्या होने वाला है। सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ड्रॉ करेंगे।
देन यहाँ पे हमने बॉल्स अटैच कर दी, लेट्स सपोज। तो ये हमारा सेम केस है, बस अटैच क्या कर हमने, एक सेंट्रल मास अटैच कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। कुछ एक मास इसके ऊपर हमने कुछ रख दिया सर, इस तरीके से कुछ एक मास, इसका जो रोटेशन, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल एम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, एक मास हमने बेसिकली अटैच कर दिया स्लिप के साथ, ठीक है। जस्ट वो रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए जो डायग्राम बना है वो एम का जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कि कोई कुछ इसके ऊपर आपने मास रखा है, ठीक है। बाकी सब चीजें वही सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज, अच्छा इसका जस्ट एक हम हाफ पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं पहले, तो एनालिसिस पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए हम इसका जस्ट एक हाफ पोर्शन कंसीडर करें, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं आएगा लोअर आर्म, ये कुछ थोड़ा डिस्टेंस में होगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि स्लिप के साथ ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहा है, देखोगे तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मत इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। हो सकता है कुछ केस में आपको डायरेक्टली, अब लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, उसमें आपको ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली यही बना के दे दिया, तो फिर बात अलग है, ठीक है। बट जनरली हम ये चीज कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो जस्ट हाफ पोर्शन का एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसी से हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो जस्ट एक हाफ पोर्शन हमने ड्रॉ किया। अब देखो बाकी एच हाइट लिख लेते हैं, किसी मोमेंट के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली बात है। अब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, तो दिस इज योर रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस इज योर रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस इज एच, ठीक है। दिस इज एच, ठीक है। हाइट ऑफ गवर्नर बेसिकली, आर रेडियस ऑफ रोटेशन, किसी पर्टिकुलर स्पीड के केस में कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है उसमें रेडियस ऑफ रोटेशन आर है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ गवर्नर कैपिटल स्मॉल एच, ठीक है। ये चीज, अच्छा फोर्सेस की हम बात करते हैं, तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, एक तो क्या होगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट, और क्या होने वाला, और एक होगा इसका वेट, इसका बॉल का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, ये हो जाएगा बेसिकली वेट एम जी, करेक्ट। और यहाँ पे एक वेट ये भी होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। इट विल बी व्हाट, अच्छा कैपिटल एम वेट है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्लीव, जो टोटल मास है ऑन द स्लीव वो कैपिटल एम। यहाँ पे हम मास क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जो मास लिखेंगे इट इज जस्ट एम जी बाई टू, ठीक है, कैपिटल एम जी बाई टू, ठीक है। क्यों कैपिटल एम जी बाई टू लिख रहे हैं हम, तो आप एक चीज देखोगे, कैपिटल एम जी बाई टू लिखने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि जस्ट एक हम हाफ एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एम जी बाई टू हम कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टम, आप ना सिर्फ इस पोर्शन को देखो, ये एक आपका एक लिंक है, ठीक है, एक ये लिंक हो गया, ठीक है। अब आप इस लिंक, ये जो लिंक्स कनेक्टेड हैं आपस में, ये कोई एक मूवमेंट कर, ऑब्वियसली बात है आपस में कुछ एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट एक मैकेनिज्म, आपने फर्स्ट चैप्टर जो मैकेनिज्म पढ़ा था उससे आप रिलेट कर पाओगे
क्या आप बता सकते हो कि कौन सा मैकेनिज्म आपको यहाँ से विजुलाइज हो रहा है कि ये वो वाला मैकेनिज्म है जो हमने कहीं पढ़ा है? ऐसा कोई मैकेनिज्म आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि यार ये कुछ एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म का फॉर्म है? जस्ट आप एक हाफ पोर्शन को कंसीडर करो, ये जो हाफ पोर्शन हमने कंसीडर किया है, तो आप इसको कंसीडर करो, कौन सा मैकेनिज्म आपको विजुलाइज हो रहा है? भरत, यस, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यस एग्जैक्टली, बिकॉज आपको पता है एक लिंक ये क्या कर रहा है, ये जो लिंक है दिस इज इन रोटेशन, ठीक है, और ये जो है ये पर्टिकुलर चीज है, ये क्या आपका स्लाइडिंग, इट कैन ओनली स्लाइड, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको आप देखोगे तो इट कैन स्लाइड ओनली ना, ये सिर्फ स्लाइड कर सकता है ना। इसकी बात करोगे तो ये बेसिकली आपका क्या रोटेशन कर रहा होगा, इधर इधर, मतलब ये चीज है आइदर इन दिस डायरेक्शन मोशन कर रहा हो या फिर इन दिस डायरेक्शन, तो इसका कहीं ना कहीं रोटेशन है, एंगुलर मोशन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हो तो वो सिर्फ स्लाइड कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं स्लाइडर क्रैंक की तरह हमें विजुलाइज दिख रहा है ये चीज, तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कहीं ना कहीं स्लाइडर क्रैंक से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है, ठीक है। जस्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की तरह कहीं ना कहीं हम विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मतलब आप ये देखो, ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो आप ये चीज देखो, है ना, आई थिंक आपको शायद चीजें क्लियर हो रही है, ये ऐसा रोटेशन कर रहा है और इसका मोशन कैसा है, ऐसा कुछ, तो ये चीज हम कंसिडर कर सकते हैं ऐसा कुछ मोशन हो रहा हो, तो ये चीज जस्ट एक विजुअलाइजेशन है ना, कहीं इससे रिलेट करती है चीज, ठीक है। अब देखो इस केस में हम एनालिसिस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम एनालिसिस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ना हम आई सेंटर की बात करेंगे, देखो क्या है, या तो आप आई सेंटर के अबाउट मोमेंट जीरो ले लो या फिर कोई दूसरा पॉइंट इसके आप पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो करना, या सिंपली आप फोर्सेस बैलेंस कर लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, तो आप वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करके जीरो करके दो इक्वेशंस बनेगी, देन आप वहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो चीजें, या फिर आप कोई आई सेंटर के अबाउट जीरो कर लो मोमेंट, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अबाउट आप जीरो करना चाहो, ठीक है, जैसे प्रीवियस केस में किया था। तो कोई भी तरीका किसी से भी करो वो आपके ऊपर है, ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं, आप किस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करते हो, हमें तो जस्ट रिलेशन चाहिए एच का वैल्यू, हमें तो एच का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये जो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है, एंगुलर स्पीड है, ये जो सब मासेस है उनके बेसिस, ठीक है, ये चीज। तो क्या करना है देखो, जस्ट इसी जो लाइन है इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, है ना, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये जो है इस लाइन को तो आपने एक्सटेंड यहाँ तक किया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ तक एक्सटेंड किया, तो ये एज बेसिकली यहाँ पे ना बेसिकली आपको एक आई सेंटर बनेगा, शायद आपको याद होगा आई सेंटर जब हमने बनाए थे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, तो इसका अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आई सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज है। तो आप आई सेंटर की बात करते हो तो आई सेंटर जो एक्सटेंड हम जो करेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको मैं जस्ट इसको फॉरवर्ड नीचे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये जस्ट एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द आई सेंटर, ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इसको आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, आई, ये चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये एम जी। अच्छा ये एक चीज ध्यान रखना, फ्लाई बॉल जो बॉल्स है बेसिकली गवर्नर्स की, उसका मास स्मॉल है, ठीक है, स्लीव पे जो मास रखा है वो कैपिटल है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, अलग से आप लिख लेना, स्मॉल एम जो मास है वो बॉल का मास है, कैपिटल एम जो स्लीव का मास है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे पहले हम
नोटेशंस यहाँ पे जो कुछ जो पॉइंट्स है उसको नाम दे देते हैं ताकि जब हम एनालिसिस करें तो फिर दिक्कत ना हो। तो लेट्स सपोज बॉल को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज ए पॉइंट, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बी, ठीक है, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक चीज देखोगे, लेट्स सपोज ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है फॉर्मेशन, इट इज अल्फा, ये एंगल फॉर्मेशन अल्फा, ऑब्वियसली बात है ये पर्टिकुलर एंगल भी अल्फा ही होगा, है ना, ये एंगल भी अल्फा होगा। एंड लेट सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दिस एंगल इज लेट सपोज बीटा, ये एंगल बीटा है, तो ऑब्वियसली बात है दिस पर्टिकुलर एंगल विल आल्सो बी बीटा, है ना, ये चीज। बाकी तो ये एम जी है ही फोर्स, ठीक है, और ये है पॉइंट बी, ठीक है, इतना नोटेशन आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, यहाँ पे सिंपली मोमेंट अबाउट द आई सेंटर जीरो कंसीडर करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आई सेंटर बन रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मोमेंट जीरो कंसीडर करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज हम मेंशन कर देते हैं कि जो स्मॉल एम मास है, तो जो हमने कंसीडर की, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, ठीक है। कैपिटल एम मास ऑफ स्लीव, ठीक है, मास ऑफ सेंट्रल लोड ऑन स्लीव, या सिंपली स्लीव मास भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी वो आपको पता है, आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया, एच हाइट ऑफ गवर्नर हो गया, एच इज द हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेशन लेट सपोज आपका है ओमेगा, ओमेगा इज योर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो सब चीजें करेक्ट। अब नेक्स्ट हमें इक्वेशन लिखनी है मोमेंट अबाउट पॉइंट, यहीं पर हम लिख लेते हैं मोमेंट, टेक मोमेंट अबाउट आई, टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, ठीक है। तो आई के अबाउट आप मोमेंट कंसीडर करते हैं तो आप किस तरीके से इक्वेशन लिखने वाले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक मोमेंट होगा, लेट सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक मोमेंट होने वाला है सेंट्रीफ्यूगल एफ सी इनटू व्हाट, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एडी हम कंसीडर कर ले, लेट सपोज एडी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। बाकी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मोमेंट बनेगा अबाउट आई, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक mg है, मतलब मास ऑफ वेट ऑफ द व्हाट बॉल्स, और वेट ऑफ द सेंट्रल लोड, इन दोनों का मोमेंट बनेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज एक तरफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक तरफ, ठीक है। तो एफ सी इंटू एटी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बना, बाकी जो भी मूवमेंट्स बन रहे हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज बने, ठीक है, वो चीज। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, इट विल बी एम जी इंटू आई डी, ठीक है, एम जी इंटू आई डी, ठीक है, दिस डिस्टेंस स्मॉल एम जी इंटू आई डी प्लस कैपिटल एम जी बाई टू इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका आई बी, इंटू डिस्टेंस आई बी, करेक्ट, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, जो भी आपकी आई डी ए डी आई बी आई डी ए डी जो भी सब वैल्यूज है यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। देखो तो क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे वैल्यूज हम रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन से आपने इसको डिवाइड कर दिया एडी से, तो ये हो जाएगा आपके पास एम जी इंटू आई डी डिवाइड बाई ई डी, ठीक है, और ये हो जाएगा एम जी बाई टू आई बी बाई आई डी,
ठीक है, कैपिटल एम जी आई बी बाई ए डी। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब आपको एक चीज पता है, देखो आई बी जो डिस्टेंस है हमारे पास, आई बी डिस्टेंस ये हमारे पास, ठीक है, दिस इज द आई बी डिस्टेंस। आई बी डिस्टेंस इज व्हाट, आई डी प्लस बी डी। ठीक है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हमें क्या पता है, जो आपके पास आई बी डिस्टेंस है, आई बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई डी प्लस बी डी, ये डिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, एफ सी एम जी आई डी बाई ए डी, ठीक है, प्लस कैपिटल एम जी बाई टू। ठीक है, आई बी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे, इट विल बी आई डी बाई ए डी प्लस दिस डी बी बाई ए डी। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए डी था तो दोनों के नीचे हमने डिनोमिनेटर में ए डी लिख लिया जस्ट। ठीक है, करेक्ट, ये चीज क्लियर हो। अब देखो, जस्ट ये चीज है, अब आपको बस ये देखना है ये जो रेशियोज है आई डी बाई ए डी ये सब है क्या। आप यहाँ पे देखोगे आई डी बाई ए डी, ये रेशियो है क्या, किस चीज का रेशियो है, बताओ किस चीज का रेशियो होने वाला है ये चीज, आई डी बाई ए डी ये किस चीज का रेशियो होगा, आर बाई एच। हाँ देखो, हाँ वो यहाँ से बोल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, टेन अल्फा बेसिकली। हाँ वो सही है, आर बाई एच भी सही आप बात कर रहे हो, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही चीज है, बट इन टर्म्स ऑफ अल्फा वो चीजें लिख रहे हैं हम जस्ट अभी। ठीक है, तो उसको हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप इस ट्रायंगल पे आप चीजें देखोगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप देखोगे दूसरी चीज, डीबी बाई ए डी, डीबी बाई ए डी, ठीक है, डीबी बाई ए डी, डीबी बाई ए डी, तो डीबी इज द परपेंडिकुलर, एडी इज द बेस, तो अगेन टेन बीटा। ठीक है, इस तरीके से चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या बचेगा, देखो एफ सी ये हो जाएगा आपका एम जी। ठीक है, एम जी टेन अल्फा प्लस एम जी बाई टू, कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी बाई टू बेसिकली हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारा एम जी टेन अल्फा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनती है पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ से हमने पूरा टेन अल्फा कॉमन ले लिया, लेट सपोज टेन अल्फा हमने बेसिकली पूरा कॉमन ले लिया इक्वेशन में से। ठीक, तो इट विल बिकम व्हाट, एम जी, सिर्फ आपका एम जी बचेगा, ये बचेगा आपका कैपिटल एम जी बाई टू। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टेन बीटा बाई टेन अल्फा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा। ठीक है, देन दिस कंप्लीट ब्रैकेट। ठीक है, ये बनने वाला है। तो ये जो टेन बीटा बाई अल्फा है, इसको हम रेशियो है, इसको लेट सपोज के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज इस रेशियो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, के इक्वल्स टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। ठीक है, ये चीज, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा एफ सी है तो एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर ये हो गया आपका बेसिकली टेन अल्फा। ठीक है, ये आपका टेन अल्फा है, एम जी प्लस कैपिटल एम जी बाई टू, एंड इट इज वन प्लस के, वन प्लस के। ठीक है, करेक्ट।
ये चीज। तो अब जैसे आपने बोला 10 अल्फा ना, 10 अल्फा को हम यहाँ पे इसको r बाई एच लिखेंगे, ठीक है। Done। इस 10 अल्फा को हम r बाई एच लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज r बाई एच, ठीक है। इसको हम r बाई एच लिख सकते हैं सिंपली फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के बेसिस पे, क्योंकि ये अल्फा एंगल, दिस इज योर अल्फा एंगल, सामने ये परपेंडिकुलर और दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस r बाई एच हमने लिख लिया, ठीक है। एंड ये तो रिमेनिंग वैल्यूज तो वही सेम चल रही है हमारी, कैपिटल एम जी बाई टू ब्रैकेट में 1 प्लस के, ठीक है। एंड यहाँ से हमें पता है दिस आर आर विल कैंसिल आउट, ठीक है, दिस आर आर विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या सर, नेक्स्ट एच विल इक्वल्स टू, एच विल इक्वल्स टू व्हाट, ये बच रहा है हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, एम जी 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 जी, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो ये हमारा, लेट सपोज मैं यहाँ से इक्वेशन से ना क्या करता हूँ, जी कॉमन लिया तो ये जी बाई ओमेगा स्क्वायर बचा नीचे, ठीक है। जी कॉमन लिया, जी कॉमन लिया तो आप एक चीज देखोगे, तो यहाँ बचेगा एम, यहाँ बचेगा कैपिटल एम बस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, दिस इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई टू ब्रैकेट में 1 प्लस के, ठीक है। इस तरीके से जी बाई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, लास्ट यही बेसिकली हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बना था वॉट गवर्नर के केस में, है ना। ये तो बस जो ब्रैकेट में टर्म है ये एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये टर्म आपका वही जो वॉट गवर्नर में था, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू वॉट 895 बाई एन स्क्वायर, यही चीज वैल्यू थी हमारे पास, एम रह गया, एम, अच्छा एम आर ओमेगा अच्छा स्क्वायर अच्छा, का ओके वैल्यू। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, ठीक, करेक्ट 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 करेक्ट। आपका एक एम बचा तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ डिनोमिनेटर में डाल देंगे, से कोई इशू नहीं। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, वो टर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा एम प्लस कैपिटल एम बाई टू इंटू में 1 प्लस के, ठीक है। तो ये चीज डिवाइडेड बाय द स्मॉल एम, ठीक है। ये चीज आपके पास एक फैक्टर बन के आता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास एक फैक्टर बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूले में आप देखोगे तो बस डिफरेंस क्या है, ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ रही है अलग से, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म, ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 1 से तो ज्यादा ही होने वाला है, डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1, है ना। ये बात करेक्ट है। देखो m इसके नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो इट विल बिकम 1 एंड रिमेनिंग वैल्यू विल बी दिस, तो 1 प्लस समथिंग है तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 है तो कुछ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। ये जो हमारा बेसिकली h का वैल्यू यहाँ पे जो हाई स्पीड में बहुत कम आता था, तो अब कुछ बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी 1 से ज्यादा, तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस व्हाट, अब इस जो h है हाइट ऑफ गवर्नर, ये कुछ आपको वैल्यू दिखेगा, पहले केस आपको बहुत कम हो गया था हाई स्पीड के केस में, बट इस केस में क्या हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस कि आपको कुछ ना कुछ अब हाइट मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस बार बहुत कम मिलेगा, तो वो बस जस्ट एक मास अटैच करने से जो थोड़ा सा बहुत आपने मॉडिफिकेशन किया उससे हुआ क्या, आपको एक एच हाइट मिलेगा, तो रीजनेबली होगा जिसको आप मेजर कर भी पाओगे, ठीक है। तो वो चीज है, कैसे ग्रेटर देन व्हाट गवर्नर मिलेगा, जस्ट कॉमन सेंस आपको पता है, ये m जो है इसके नीचे आएगा तो इट विल बिकम 1 एंड रिमेनिंग वैल्यू इज दिस, तो ऑब्वियसली बात है 1 प्लस समथिंग इट विल बी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो हाइट है गवर्नर का वो बेसिकली इंक्रीज हुआ, ठीक है। और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हाई स्पीड के केस में क्या हो रहा था वर्ड गवर्नर के में, आपका वो जो हाइट ऑफ गवर्नर आ रहा था बेसिकली बहुत ही कम आ रहा था, जस्ट mm, कभी 4 mm 3 mm इस तरीके से,
तो वो हाइट जो वैल्यूज है, थोड़ा सा भी जो चेंज आ रहा है उसका कोई वैल्यू मतलब नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो मूवमेंट होना चाहिए स्लीप का जो सेंस कर पाए, ठीक है। बेल क्रैंक से होते हुए वो थ्रॉटल वॉल तक जाए तो वो कुछ बेसिकली सेंस कर पाए थ्रॉटल वॉल भी। थोड़ा सा ही हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो हमारा गवर्नर तब तक ही प्रॉपरली वर्क कर सकता है जब तक उसका जो सेंस है, जो उसका स्लीप का मूवमेंट है वो उसी के प्रोपोर्शंस में हो जितना स्पीड में चेंज आ रहा है, ठीक है। वो चीज हमें देखनी है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको बस ये चीज एक्स्ट्रा टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट चीज हमने मल्टीप्लाई करी। अच्छा, ये जो k का वैल्यू है, आप एक चीज देखोगे, ये जो k है, इट इज व्हाट, यहाँ पे क्या रेशियो माना था हमने, ये चीज tan बीटा बाय tan अल्फा। अगर ये ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो कि लेट सपोज कि ये दोनों बेसिकली क्या हो, ये लेट सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो, ठीक है, और ये इनका लेंथ भी इक्वल हो, इनका लेंथ भी इक्वल हो, और ये पॉइंट आपका बेसिकली यहाँ पे लाई कर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो आपको पता है अल्फा और बीटा बेसिकली इक्वल हो जाए, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। और अल्फा बीटा इक्वल हो तो के, जो कि क्या है, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो वो एक और इसमें सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। हमारे पास तो फॉर्मूला ये आया है फाइनली, इसको हम और आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसिडर करते हो कि इफ लेट्स सपोज कंडीशन ये हम अज्यूम करें कि इफ द लेंथ ऑफ आर्म्स, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्म्स इज इक्वल, लेंथ ऑफ आर्म इज इक्वल, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्म्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ लिंक, ठीक है, लेंथ ऑफ लिंक, ठीक है। कोई अपर आर्म बोलता है, कोई लोअर आर्म बोलेगा, ठीक है, कोई ऊपर वाले को आर्म, नीचे वाले को लिंक बोलेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें पता होना चाहिए ऊपर वाला जो एलिमेंट है लिंक और नीचे वाला लिंक, उनका लेंथ इक्वल है। एंड व्हाट, एंड ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, लेंथ तो इक्वल हो साथ साथ, बट ये जो पॉइंट्स है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपके क्या हो, ये सब आपके पॉइंट्स क्या हो जाए, कहाँ पे हो, ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन में, एक ही वर्टिकल लाइन में, तभी तो आप एंगल इक्वल बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो पॉइंट सी एंड पॉइंट बी शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है, ठीक है। एक तो ये आपका लेंथ इक्वल हो, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि एंड पॉइंट्स ऐसे लिख लेते हैं आगे, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ आर्म्स इज इक्वल टू द, is equal to the length of link, and points C and B and C, B and C lie on the same vertical line, सेम वर्टिकल लाइन पे, तभी हम बोल सकते हैं कि आपका टेन अल्फा बेसिकली क्या है, इक्वल टू टेन बीटा, ठीक है। तो वो केस आपको डायग्राम में मेंशन होगा, वो चीज क्वेश्चन में चीज मेंशन होगी, तो ऐसा नहीं बोलेंगे के का वैल्यू वन, जस्ट एक हो सकता है डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हो, डायग्राम ना दिया हो, कुछ केस में डायग्राम भी दे देता है, कुछ केस में डायग्राम नहीं देते, बट लैंग्वेज देख के आप ये एनालाइज कर पाओगे कि हाँ बेसिकली लेंथ इक्वल्स हैं, दोनों आर्म्स की, अपर एंड लोअर आर्म्स की लेंथ इक्वल है और दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो इट मींस व्हाट, टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें बात पता चलती है, एंड व्हाट की यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हो कि के का वैल्यू हमारा जो है वो इट इज वन। तो फॉर्मूला हमारा फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, फॉर्मूला फर्दर कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा कि अब क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू बेसिकली हो जाएगा, ये टू और टू से टू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अब फॉर्मूला जो बनेगा इट विल बी लाइक दिस कि 895 बाय एन स्क्वायर एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इफ के इक्वल्स टू वन, दैट इज टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, ठीक है, ये चीज, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए।
ठीक है, करेक्ट। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अब इसका कंपैरिजन आप वॉट गवर्नर के साथ चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, वॉट गवर्नर कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखो ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नोट कर। हमें पता है कि वॉट गवर्नर का जो हाइट है, इट इज वॉट 895/n²। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, और एच ऑफ पोर्टर गवर्नर इज वॉट 895/n²। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, m प्लस कैपिटल M बाय 2, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया। कई बार क्या होता है, रेशियो पूछ लेता है, आपके पास एक न्यूमेरिकल होगा और डायरेक्टली रेशियो पूछा है, तो आप ये रेशियो लिख सकते हो इजीली कि जो एच ऑफ पोर्टर है, एच ऑफ पोर्टर डिवाइड बाय एच ऑफ व्हाट, व्हाट गवर्नर, इट इज व्हाट m प्लस कैपिटल M। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, m आएगा। हाँ correct। हाँ हाँ, डिवाइड बाय m होगा, 2m बेसिकली मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m। तो ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इजी न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन आप देखोगे ऐसा होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा सा लिखा होगा, जस्ट उन्होंने रेशियो पूछा होगा दोनों गवर्नर का, और कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मास का वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, स्मॉल मास, मतलब स्मॉल m है बेसिकली मास ऑफ द बॉल्स। ठीक है, तो वो चीज है। क्वेश्चन का लैंग्वेज जरूर आप देख लेना, ऐसा होगा कई बार कि बहुत बड़ा सा लैंग्वेज लिखा होगा, लगेगा भी कि पता नहीं कितना लंबा क्वेश्चन दे दिया, और वो जस्ट 10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट लग सकता है, पहले ही 10 30 सेकंड 30 20 सेकंड लग सकते हैं, बट उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ मात्र ओनली 5 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे ये, तो चलो ये केस तो हो गया। एक केस ये भी होता है कि देखो, जब आपका जो स्लीव है, स्लीव का जो मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, डेफिनेटली अब यहाँ पे मास भी है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस भी होंगे, कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे, तो देन हमें उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है, देखो फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर मुझे कंसिडर करने हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कंसिडर करना है, इट मींस मुझे किसके साथ कंसिडर करना चाहिए उसको, स्लीव का जो वेट है उसके साथ कंसिडर करना चाहिए, करेक्ट। स्लीव का जो वेट है उसी के साथ कंसिडर होगा। जब स्लीव के साथ कंसिडर होंगे, तो अब आप एक चीज बताओ, लेट सपोज आपका स्लीव का मूवमेंट अपवर्ड है, स्लीव आपका अपवर्ड मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। अब ये चीज तो आपको पता है ना कंफर्म, कि यार ये जो वेट है, वेट ऑफ द स्लीव, सेंट्रल लोड जो भी है, ये एग्जैक्ट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगे। बट जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि स्लीव आपका अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्लीव का अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तो स्लीव ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, स्लीव ऊपर की तरफ मूव करा, लेट सपोज स्लीव ऊपर की तरफ मूव करा, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज करेगा ना उसके मोशन को, तो स्लीव का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड लगेगा। अब जब स्लीव में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो इट विल बी एडेड विद दिस, इट विल एड विद द वेट ऑफ द स्लीव मास, करेक्ट। तो आपको स्लीव मूवमेंट के बारे में मेंशन नहीं होगा, बस आपको ये लिखा होगा कि यार लोड जो है डिक्रीज हो गया, सिर्फ इतना लिखा होगा। अब लोड डिक्रीज हुआ तो आप उससे क्या चीज कंफर्म कर सकते हो, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन, स्लीव विल मूव अपवर्ड्स, स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्लीव अगर ऊपर की तरफ मूव करा है, बेसिकली स्लीव अगर ऊपर की तरफ मूव करा है, तो डेफिनेटली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, the direction of friction force will be in the downward direction.
मतलब विद दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा प्लस एफ, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आई बात? अब रिवर्स केस लेते हैं, लेट सपोज स्लीव आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है, स्लीव का मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है, स्लीव का मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड है, तो स्लीव का मूवमेंट डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, बट mg/2 ये तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना। देन इस पर्टिकुलर केस में आप f का वैल्यू क्या ले लोगे, नेगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ इसको फर्दर हम डिटेल, एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ही ऑलरेडी, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, ये वाला चीज, ये फॉर्मूला जो लिखा है ये तो है ही, बट साथ साथ में क्या है, हमें फ्रिक्शन फोर्स भी कंसीडर करना है, तो वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, ये तो चलो इसको हमने यहाँ पर लिखा है, देन नेक्स्ट, ठीक है। इफ फ्रिक्शन, यहाँ पे ऐसे लिख लेता, इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, तो क्या लिखते हैं देखो, इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, तो लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, h इक्वल्स टू व्हाट, 895 बाय एन स्क्वायर, 895 बाय एन स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो, अच्छा फोर्सेस लिखना, एक चीज यहाँ पर रखना ध्यान, ये आपका भी m/2 है, क्योंकि जी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, जी हमने बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया था, करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक ये फोर्स ना हो, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये फोर्स है, here this is the force mg/2, this is the force, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस ऐड करूंगा ना, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसी के साथ कुछ ना कुछ ऐड होगा, माइनस होगा, m के साथ तो होगा नहीं, तो बेसिकली क्या होगा देखो, हमने क्या वाला यहाँ पे, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ mg, ठीक है, और इसको मैंने लिखा प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ, ठीक है, बाई टू तो था ये चीज, ठीक है, इंटू 1 + Q इंटू 1 + Q, Q या K जो भी वैल्यूज है, जो भी कांस्टेंट हमने कंसीडर किया, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में mg, इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला आएगा, ठीक है। जी जानबूझ के हमने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें वो 895 वाला फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था कि जी कॉमन लिया जाए बाहर, उसको कॉमन लेने का पर्पस ही सिर्फ यही है कि 895 वाला वो टर्म हमारा बने, सिमिलर टू वोट जो हमारा वॉट गवर्नर में था, ठीक है। तो करना क्या चाहिए हमें देखो, बात वो ये है कि हम यहीं पे लिख सकते हैं चीज को, कि प्लस माइनस हाफ, इसमें ना हम ये चीज ऐड कर देते हैं, इसी में हम प्लस माइनस हाफ कर देते हैं, डिवाइड बाय टू कहाँ तक है, डिवाइड बाय टू कंप्लीट है, ठीक है, ये चीज करेक्ट, ठीक है, ये चीज आपको आई थिंक क्लियर होगा अभी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, अब क्वेश्चन देखो क्या लिखना है हमें, यहाँ पे क्या है, वेयर, ये चीज लिख लेते हैं, वेयर कैपिटल एफ इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स,
ठीक है, कैपिटल एफ इज व्हाट, द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब ये चीज देखोगे कि हाँ, लेट सपोज कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, मैं इसकी बात कर रहा था ना। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो आपको पता है फर्स्ट केस, इफ स्पीड इंक्रीजेस, if speed increases, what will happen? Sleeve move upwards. स्लीव का मूवमेंट होगा अपवर्ड्स। ठीक है, स्लीव मूव अपवर्ड्स। स्लीव का अपवर्ड मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, स्लीव का मूवमेंट अपवर्ड तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो कहने का मतलब है साइन क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव ना, साइन विल बी व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? if speed decreases, sleeve move downward। sleeve move downwards, so friction force, direction upwards, friction force direction upwards। ठीक है, तो here sign will be negative। ठीक है, ये चीज, और ये चीज ना, ये कंप्लीट है ये। ठीक है, ये चीज कंप्लीट है। ऑब्वियसली बात है हाफ होगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो दोनों साइड से होंगे। जैसे हमने mg/2 लिया, बेसिकली वो उसी के साथ इंक्लूडेड है। आप पूरे सेंट्रल पूरे स्लीव को कंसीडर करते हो तो वेट विल बी व्हाट? mg, एंड देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स f, बट वी आर कंसीडरिंग द हाफ पार्ट, तो दैट्स व्हाई हमने वो हाफ लिया। तो हाफ ऑब्वियसली बात है दोनों के नीचे आएगा। बताओ, ये चीज क्लियर है? वैसे क्वेश्चन में जब लैंग्वेज लिखी होगी ना, तो उसमें आप देखोगे तो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेंगे, लोड की बात करेंगे। ऐसा भी होता है डायरेक्टली लोड देते हैं, तो आपको बस वो चीज समझना है कि ये लोड डिक्रीज हो रहा है तभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लोड इंक्रीज हो रहा है तब स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो चीज आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कि हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर, इस पर्टिकुलर रिलेशन के बाद ये भी लिख लेना, हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर। ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाय is increased by 1 plus capital M by small m, increased by times। ठीक, 1 plus capital M by स्मॉल m, या फिर m plus capital M by small m। ठीक है, टाइम्स, इतने टाइम्स आपका क्या हो गया? बेसिकली हाइट ऑफ गवर्नर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, चाहे ऐसे लिखो जैसे मैंने प्रीवियसली लिखा, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही। तो इतने टाइम्स आपका हाइट बेसिकली इंक्रीज होता है। ठीक है, लेट्स सपोज पहले लेट्स सपोज 1 था, तो इतना मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो जस्ट तो आपका उतना हाइट इंक्रीज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में यहाँ तक है ना?
तो ये चीज है बेसिकली हमारा पोर्टर गवर्नर। तो जस्ट एक सेंट्रल वेट आपने जो मास को बेसिकली अटैच किया स्लीव पे, उससे आपको हाइट ऑफ गवर्नर क्या है वो इंक्रीज हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, हाइट ऑफ गवर्नर इंक्रीज हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिकली कौन सा फॉर्मूला याद करना है, देखो एक तो बेसिक ज्योमेट्री में तो आप कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रिलेशन तो आप लगा लोगे, कोई इशू नहीं है। आपको ये सब बेटर है, आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले को याद रखो। इसी को आप आगे रिड्यूस कर सकते हो किस में, आप इसको रिड्यूस इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में रिड्यूस करने की बात हुई, ठीक है, चाहे इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। सो मेरा एडवाइस यही रहेगा आपको कि आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, जस्ट तो क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज में जो भी चीजें आपको मेंशन होगी डायग्राम, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। तो दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, आपको यही फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मूला आप याद करना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक है, चलो इसमें ना एक न्यूमेरिकल है बेसिकली, एक न्यूमेरिकल उसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था जस्ट जस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है अ पोर्टर गवर्नर ठीक है, पोर्टर गवर्नर हैज all the four arms of 30 centimeter each. All the upper arm, all the upper arm as well as the sleeve, as well as the sleeve arms are pivoted on the axis of rotation. ठीक है, on the axis of rotation. ठीक है, the mass of each ball ठीक है, mass on sleeve is 20%. Find the speed of rotation
when the balls rotate at a radius of 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करो सर फर्स्ट। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बनाना आना चाहिए, देन तभी आप आगे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, सॉल्व करो सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट सबसे पहले ज्योमेट्रिकल, इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाओ, देन फिर वैल्यूज पुट करोगे। सिक्स आरपीएम? नहीं नहीं, इतना कम आरपीएम नहीं है। ट्वेंटी सिक्स, 26। देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट आपको मेंशन ही है कि दोनों बेसिकली इक्वल लेंथ के हैं। दोनों ही इक्वल लेंथ के, मतलब कितना कितना भी आपको 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया, 15। ठीक है, ये चीज। तो आपके पास जो फॉर्मूला है देखो, h इक्वल्स टू व्हाट, 895/n²। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन आपको गिवन नहीं है, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला। दिस वन, m प्लस कैपिटल M
और इक्वल लेंथ से बेसिकली अल्फा बीटा बराबर, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल, करेक्ट है। यहाँ तक चीजें क्लियर, यही पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है नहीं आपका। ठीक है, इक्वल लेंथ का बोला है, तो सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन गिवन नहीं है, वो सब जीरो। ठीक है, के का वैल्यू जो हमारा था वो सब वैल्यू वन। ठीक है, ये सब हो जाएगा, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एच आप बाय द पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको गिवन कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना। ये चीज, ये चीज आपको पता है, फॉर अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इजीली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना एच होगा, है ना। तो वो चीज है, आप एच सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जो एच रखा है यहाँ पे मीटर्स में रखा है कि सेंटीमीटर्स में रखा है, ये गलती मत करना, मीटर्स में रखोगे यहाँ पे वैल्यू, वैल्यूज शुड बी इन मीटर्स। ठीक है, जो भी एच का वैल्यू आएगा वो मीटर्स में रखा जाएगा। हाँ, तो सेंटीमीटर में रखा है तभी शायद आप लोग का वैल्यूज थोड़ा गलत आ रहा है, इट विल बी 268 समथिंग। मीटर्स में होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटीमीटर में क्यों रखोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको जब, अच्छा एक चीज बताओ, जब वॉट गवर्नर का फॉर्मूला लिखा था, हमने क्या बोला था, हमने जो भी फॉर्मुलेस लिखे हैं एच के, वो सब मीटर्स में है। जो भी आप फॉर्मूला डिराइव करते हो वो इट इज ऑलवेज इन द एसआई यूनिट, तो मीटर्स में होगा। क्योंकि जी का वैल्यू आपने रखा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी जाके तो 895 आ रहा है ना, मतलब एच का वैल्यू मीटर्स के टर्म्स में है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 250, 250 नहीं आएगा गौरव, एक बार चेक करो, 268 समथिंग आना चाहिए, 850, 268 समथिंग आना चाहिए, एक बार चेक करो, इट विल बी 268 पॉइंट समथिंग। 268.9, 7 या 6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर, तो 268 समथिंग आएगा आंसर। चेक कर लें, 268 समथिंग आएगा, वैल्यूज हमेशा आप मीटर के टर्म्स में रखने वाले हो। ठीक है, ये चीज याद रखना, वैल्यूज हमेशा मीटर्स के टर्म्स में। चलो ठीक है, तो देखो इसमें एक और दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, तो क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना, मोस्टली कुछ केसेस में डायग्राम दे देंगे, कुछ केसेस में आपको लैंग्वेज दिया होगा, तो लैंग्वेज दिया है तो उस केस में आप अपने हिसाब से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो भी लैंग्वेज दिया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है लेंथ ऑफ, इसको आप लिख लेना, लेंथ ऑफ अपर आर्म, लेंथ ऑफ अपर एंड लोअर आर्म्स। ठीक है, लेंथ ऑफ अपर आर्म एंड लोअर आर्म ऑफ अ पोर्टर गवर्नर, पोर्टर गवर्नर आर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लेंथ ऑफ अपर एंड लोअर आर्म्स ऑफ अ पोर्टर गवर्नर आर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज आपको दे रखा है, बोथ आर्म्स, अच्छा ये चीज मेंशन है कि बोथ आर्म्स आर पाइवोटेड
ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाए या स्पिंडल एक्सिस बोला जाए, बात एक ही है, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन या ऑन द एक्सिस ऑफ स्पिंडल एक्सिस, एक ही चीज। इससे जस्ट हमें ये पता चलता है कि यार वो आपका डायरेक्टली वहां पे मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे टच कर रहा होगा, ठीक है। सेंट्रल लोड इज सेंट्रल लोड इज आपको जो गिवन है 150 न्यूटन। सेंट्रल लोड जो है उसका वैल्यू है 150 न्यूटन, ठीक है। एंड वेट ऑफ ईच बॉल, ठीक है। डायरेक्टली वेट आपको गिवन है, वेट ऑफ ईच बॉल इज 20 न्यूटन, ठीक है। ये सब दे रखा है। फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव टुगेदर इज, ठीक है। आपको इसमें जो गिवन है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लाइन। फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन, ठीक है, एट द स्लीव। ऑब्वियसली बात है, हम स्लीव की बात कर रहे हैं, एट द स्लीव, ठीक है। ये चीज गिवन है। एंड आपको गिवन है इफ द लिमिटिंग इंक्लिनेशन, the limiting inclination of the upper arm, upper arms to the vertical, upper arms to the vertical are 30 degree and 40 degree, 30 degree and 40 degree. Determine the range of the speed, determine the range of speed of the governor. सॉल्व करो सर। ठीक है, तो ये जो लास्ट में जो लाइन लिखी है, द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म, इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म किसके रिस्पेक्ट में, टू द वर्टिकल, टू द वर्टिकल आर 30 एंड 40 डिग्री। मतलब एक 30 डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री, मतलब एक वैल्यू 30 डिग्री एंड 40 डिग्री आपको कंसिडर करनी है। मतलब केस 1 में 32, केस 2 में 40 डिग्री। और ये वैल्यूज किसकी, अल्फा और बीटा, इट इज द वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है, क्योंकि अपर आर्म बोला मेंशन है। तो अपर आर्म में जो अल्फा 1 है इट विल बी 30 डिग्री, अल्फा 2 विल बी 40 डिग्री। तो उसी के करस्पॉन्डिंग अल्फा 1 होगा बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2। तो बीटा 1 बीटा 2 बेसिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम द ज्योमेट्री। ठीक है, कितना लेंथ है, 20 एंड 25, ठीक है। तो ऊपर वाला छोटा है आपका बेसिकली।
दिस इज अल्फा 1। अल्फा 1 आपको गिवन है, ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, लेट्स सपोज इसके करस्पॉन्डिंग बीटा 1, और ये कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी सम रेडियस ऑफ रोटेशन r1। ठीक है, लेट्स सपोज अल्फा 1 इसके करस्पॉन्डिंग n1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका अल्फा बढ़ गया है थोड़ा। अल्फा 2, बीटा 2। अल्फा 2 आपको दिया है 40 डिग्री। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसके करस्पॉन्डिंग n2 होने वाला है कुछ। अच्छा, n1 बड़ा होगा n2, ये तो आप इजिली बता सकते हो। n1 का वैल्यू ज्यादा होगा कि n2 का वैल्यू ज्यादा होगा? ये तो बहुत सिंपल सी चीज। सिर्फ r2, n1 का वैल्यू ज्यादा होगा कि r2 का वैल्यू ज्यादा होगा? ओ सॉरी, n1 n2 में से किसका वैल्यू ज्यादा होने वाला? विच विल बी मोर? ऑब्वियसली बात है, यस, 2 करेक्ट। क्योंकि आपको पता है एंगल डेफिनेटली आपका इंक्रीज होने वाला है, जैसे स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, जो अपर आर्म है वो थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है अल्फा बढ़ेगा, तो अल्फा ज्यादा होगा, उसी केस में आपका स्पीड भी ज्यादा होगा। तो बस आपको n1 n2 निकालना है। ठीक है, n1 n2 निकालना। ठीक है, बस यहाँ पे ज्योमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अगर मैं बात करूँ। आपको r1 निकाल लो, ये सब वैल्यूज निकालो, फिर आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे k1 का वैल्यू भी होगा, k1, और यहाँ k2। ये तो खैर हमें निकालना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दोनों के वैल्यूज में जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली टोटली आपका ज्योमेट्रिकल बेसिस पे क्वेश्चन, टोटली आपका ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। कैलकुलेट करो फास्ट, कितना आंसर आएगा। ठीक है, वैल्यूज देखो बहुत सिंपल है, 20 सेंटीमीटर है, अल्फा आपको पता है। ठीक है, आप ये r1 निकाल सकते हो, बिकॉज वो क्या हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट, 20 साइन अल्फा 1 बेसिकली क्या हो जाएगा, r1। ठीक है, 20 साइन अल्फा 1 बेसिकली r1 हो जाएगा, तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी है। अब r1 पता है आपको, ये 25 सेंटीमीटर नीचे का पता है। देखो एक चीज, आपको ये r1 पता चलेगा, ये r1 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट कि भाई 20 सेंटीमीटर साइन अल्फा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो r1 होगा। और एक बार आपको r1 पता चल गया, तो ये 25 सेंटीमीटर पता है, ये r1 पता है, तो आप ये बेसिकली ये लेंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो
वैसे उसका क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये R1 आप यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, N1 का वैल्यू 243। ठीक है, और N2 का वैल्यू कितना आ रहा है, लेट मी चेक। का कुछ वैल्यू तो है, N1 का वैल्यू आ रहा है आपका 243। नहीं नहीं नहीं, 179 आ रहा है बेसिकली, और N2 का वैल्यू आ रहा है 225। अच्छा, दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या प्लस माइनस करेंगे क्या? प्लस करेंगे, दोनों केस में प्लस होगा या माइनस होगा या प्लस माइनस होगा? दोनों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। अरे या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? मैक्सिमम स्पीड में ऐड होगा, मिनिमम के केस में सब्ट्रैक्ट होगा। यस करेक्ट। हाँ, तो N2 का वैल्यू एक बार चेक करो, आई थिंक 225 समथिंग आ रहा है। देखो मैं जस्ट वैल्यूज लिख ले रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना कि अपने एंड से क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, N1 का वैल्यू आ रहा है करेक्ट 179। अच्छा, पहली बात, फॉर्मूला आप क्या लगा रहे हो? H1 इक्वल्स टू व्हाट, 895 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मासेस नहीं दिए हैं आपको, वेट दिए हैं। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, mg। ठीक है, वन के केस में क्योंकि ये लो स्पीड है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, f 1 + k। ठीक है, ये चीज करेक्ट है। अब देखो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे H1, जो हमारा केस नंबर 1 है, देखो केस नंबर 1 कौन सा है, पहले ये भी ध्यान रखो, दिस इज द केस नंबर 1। ठीक है, और दिस इज केस नंबर 2। ठीक है, ये चीज। तो जब ऑब्वियसली बात है, एक चीज देखो, जब आपका एंगल 30 डिग्री होगा, मतलब स्पीड ऑफ कहीं ना कहीं ये इसमें अल्फा कम है, मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन कम है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम होगा बेसिकली कहीं ना कहीं, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा क्योंकि स्लीव नीचे की तरफ है। स्पीड ऑफ रोटेशन कम है मतलब बेसिकली अल्फा कम, मतलब स्पीड कम, स्पीड कम, स्लीप कहीं ना कहीं नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब जब आपका अल्फा बड़ा, इट मींस व्हाट, ये कब बड़ा होगा अल्फा का वैल्यू, जब आपका स्पीड ऑफ रोटेशन बड़ा होगा, तभी तो अल्फा बड़ा होगा। अब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा तो स्लीव ऊपर गया, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो दूसरे केस में आप प्लस करोगे। ठीक है, फॉर H2 895/N2 स्क्वायर। 1 + k2, और यहाँ पे K1 है।
ठीक है। तो हमें जो वैल्यूज गिवन है तो वो भी हम लिख लेते हैं। कैपिटल एम जी जो हमें गिवन है, वो सेंट्रल लोड कितना है 150 हमें गिवन है, ठीक है, करेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमें कितना गिवन है 30 न्यूटन। और स्मॉल एम जी ये कितना गिवन है आई थिंक 20 न्यूटन। सब वैल्यूज गिवन। H1 तो आप निकाल सकते हो ना यहाँ से ये चीज, दिस विल बी H1 ना। दिस इज H2, ठीक है। H1 H2 आप निकाल सकते हो, बस फिर यहाँ पे वैल्यूज रखती है। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है कि कुछ वैल्यूज हमने कैसी रखी है, वो सब वैल्यूज रखने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला याद कर, वैल्यूज आपको डायरेक्टली पुट कर। K1 K2 आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट, ठीक है। हाँ आंसर विपिन देखो इसमें क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट केस में जो N1 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस में जो N1 का वैल्यू आ रहा है, N1 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 179। एक बार अपने एंड से भी चेक कर लेना आंसर, ठीक है, हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, बट N2 जो आ रहा है इट इज 234, सॉरी 225 बेसिकली। बीटा कैसा आ रहा है, बीटा तो बहुत, अरे बीटा कैसे निकालोगे, आपके पास डायमेंशन है ना दो, आपके पास एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, आपको बीटा निकालना है ना, तो सिर्फ बीटा देखो, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, अब ये बेस निकालना है, पाइथागोरस लगाओ ना सिंपल। हाइपोटेन्यूज 25 है, R1 आपने निकाल लिया। हाँ तो वही मैं बोल रहा था आपको, ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली जस्ट। तो ये आ रहा है 225.82 आरपीएम। तो बेसिक ज्योमेट्री है वो, ठीक है। कोई भी वैल्यूज में अगर डाउट है तो पूछ लो अभी भी, ठीक है। कोई भी वैल्यूज आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ कंफ्यूजन वाला चीज है कि वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप हमेशा यही पर्टिकुलर फॉर्मूला याद करना, ठीक है। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हो जो भी कंडीशंस गिवन हो, ठीक है। प्लस माइनस का आई थिंक शायद आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि लोअर स्पीड में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जब हाई स्पीड में होगा, जब हाई स्पीड में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। हाई स्पीड एंड लो स्पीड यहाँ पे कंफर्म हमने कैसे किया, विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा। अब ये अल्फा कम है तो ऑब्वियस है स्पीड ऑफ रोटेशन भी कम रहा होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन कम रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड रहा होगा, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे अल्फा ज्यादा है तो स्पीड ऑफ रोटेशन कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा मतलब स्लीप ऊपर की तरफ मूव, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस माइनस का डाउट नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्लियर है सबको, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हमने कैसे जज किया वो चीज। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली हर बार आपको मेंशन हो कि हाँ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज वो सब, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा भी आप इसको इजीली जज कर सकते हो। एम जी प्लस एफ, एम पूरे फॉर्मेट, नहीं नहीं फॉर्मूला आपने करेक्ट लिखा है नहीं लिखा है, देखो ये चीज, ये बाई टू तो इसके नीचे है, ये ब्रैकेट देखो ना सर, ये चीज देखो, दिस इज टू दोनों के नीचे है ये, और ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे है। N1 का वैल्यू 183 आ रहा है, देखो एक बार वैल्यूज कंफर्म कर लेते हैं। H1 का वैल्यू सबसे पहले तो आपने H1 का वैल्यू क्या लिखा है, H1 कितना आ रहा है आपको
H1 का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस H1 0.1732, हाँ ठीक है। और K1 का वैल्यू, K1 का वैल्यू, K1 का वैल्यू 0.753, 0.756 है जो मेरे पास आंसर अवेलेबल, मे भी शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत एरर हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है 0.756। हाँ तो फिर तो कुछ इशू नहीं है इसमें, 0.756 है K1 का वैल्यू जो आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेना फ्रेंड से भी, और बीटा वन, देखो R1 बेसिकली आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, तो साइन बीटा वन इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, साइन बीटा वन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। R1 बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन इसका 0.1, 0.1 की जगह बेटर है 10/25, तो 10/25 कर दें ना, 23.578 आ जाएगा। बीटा वन का वैल्यू यही आ रहा हो, 23.5781, 23.5781। तो सिंपल इस तरीके से तो निकालोगे बीटा वन। R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू साइन अल्फा, तो साइन 30 है ना, बेसिकली हाफ हो गया वो। तो R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R1 इज परपेंडिकुलर, 25 इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमने लगा दिया, तो 10, 23.578, तो 0.753 नहीं है गौरव, 0.756 है वैल्यू, क्योंकि 0.759 समथिंग आ रही है, तो राउंड ऑफ करके 0.756 होगा। मे भी शायद K1 का वैल्यू थोड़ा वेरी कर रहा है, इस वजह से शायद आंसर डिफरेंट हो, मे भी शायद हो सकता है। हाँ बस बस ठीक है, सार्थक करेक्ट। सार्थक तुम लास्ट में आंसर जस्ट कंफर्म करते हो, स्टार्टिंग में आंसर तुम बताते थे। ठीक है, H1 स्पिंडल का हाफ होगा। अरे H1 स्पिंडल का हाफ से कोई लेना देना नहीं है, सुनो, अरे एक चीज बताओ, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये अब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, स्पीड ऑफ रोटेशन और बढ़ा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो एच तो वेरी करता रहेगा, स्पिंडल के हाफ से कोई मतलब लेना देना नहीं है, स्पिंडल के हाफ से कोई लेना देना नहीं है उसका। अरे एक स्टैंड के लिए, नहीं नहीं, तो आप देखो ना, इस केस में आप देखोगे S2 का वैल्यू ये हाफ थोड़ा है, यहाँ पे H1 है S2, फिर तो कभी डिफरेंट ही नहीं होंगे, हमेशा हाफ लोगे तो। ठीक है, अरे वो जस्ट ज्योमेट्रिकल है, आप देखो कोई भी मूवमेंट है, आपको तो जस्ट, आपको क्या करना है, ये जस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ज्योमेट्री है तो। 30 डिग्री एंगल के लिए तो हाफ होगा। अरे सुनो, बात को सुनो, आपके पास ये लेंथ दी है, ठीक है, ये एंगल दी है, बस उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया ना, स्पिंडल का लेंथ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब वैसे भी आप स्पिंडल का लेंथ सिर्फ इतना ही क्यों कंसीडर कर रहे हो, नीचे स्पिंडल तो इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, वो बात छोड़ो, आपको बस ये इस आर्म का कंपोनेंट लेना है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, दिस विल बी द H1 हाइट ओनली, दिस इज द वर्टिकल H1 हाइट, बस वो तो जस्ट ज्योमेट्री है।
H1 और 0.25, H1 और 0.25 कहाँ से आ गया? अच्छा, उसका भी आप H1 कंसिडर करके कर रहे हो? अरे इतना कहाँ घूम गए हो? जस्ट, अरे इस मुझे बताओ, H1 आपको निकालना है तो 20 साइन अल्फा तो करना है। अब उसमें कहाँ आप यहाँ इस डिनोमिनेटर में जा रहे हो? वो सब सिंपल ज्योमेट्री आपके सामने। देखो ये सब ट्रायंगल में आपको डायमेंशंस गिवन है, एंगल्स गिवन है, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी, आप उस ट्रायंगल के साथ जैसा मर्जी खेलना चाहो वैसा खेलो, ठीक है। वैल्यूज आपके पास गिवन है सारी। तो जो फाइंड आउट करना है, जैसे मर्जी आपको फाइंड आउट करना है, वो टोटली ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल चीज है। वो आपके एंड पे कि आप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, चलो। तो आई थिंक क्वेश्चन देखो, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, पोर्टर गवर्नर जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, टोटली ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल ज्योमेट्री। बस आपको एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला पता है, बाकी तो टोटली ज्योमेट्री है। आप देख रहे होंगे पूरा टोटली ज्योमेट्री, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस माइनस एफ कब लगेगा वो चीज का आइडिया होना चाहिए। बाकी तो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, बाकी तो ज्योमेट्री वाला ही तो पार्ट है ना, वो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट है, तो वो चीज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बाकी आप निकालना चाहो ज्योमेट्री में, जैसा मर्जी निकालना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। आप खुद देखो, आप अपने एंड पे चेक करने की कोशिश करो। आप अपने एंड पे चीजें चेक कर सकते हो कि यार ये जो हाइट है H1 और ये जो ये वाली हाइट आएगी, ये क्या इक्वल आएगी, ये आप अपने एंड पे चेक कर सकते हो। कभी ज्योमेट्री में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं ना कि कुछ कंसेप्ट लगेगा तब जाके आप, ये तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। आप ये H1 निकालो और ये नीचे वाले का हाइट निकालो, क्या आपको सेम नजर आता है? विल नॉट बी सेम। दिस हाइट H1, ठीक है, ये जो हाइट H1 आया और ये जो बॉटम वाला होगा, क्या ये सेम आएगा? ये आप अपने एंड पे चेक कर सकते हो, वो तो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कुछ। समझ गए पर वो चीज, हाँ, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टर गवर्नर, चाहे अभी नेक्स्ट हम प्रोएल भी पढ़ेंगे, हार्टनेट, सब के सब टोटली ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बस एक इंपॉर्टेंट आपको देखो, डेरिवेशन हमें मतलब नहीं है, डेरिवेशन हम देख लिया कैसे फॉर्मूला है वो बात अलग है। आपको एट लास्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ, वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो चीज का आइडिया होना चाहिए। बाकी आप देखोगे टोटली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, टोटली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, है ना ये बात। तो हमेशा यही फॉर्मूला याद, देखो हमेशा ना एग्जाम में हमें वो रिलेशन याद करना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं फर्दर उस रिलेशन को फर्दर और अलग अलग टाइप्स में रिड्यूस कर सकूं, ठीक है। ऐसा नहीं एक फॉर्मूला मुझे, एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला तो याद कर लिया, बट फॉर्मूला क्वेश्चन आए उस पे नहीं, कुछ दूसरे फॉर्मूले पे। तो हमेशा फॉर्मूला या रिलेशन वो याद करो जिसके बेसिस पे आप फर्दर उसको अलग अलग रिलेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने जैसे ये फॉर्मूला याद किया, लेट्स सपोज ये फॉर्मूला याद किया, तो आप इसको मल्टीपल वेज में इसको रिड्यूस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन K1 का वैल्यू 0 है 1 है, ठीक है। K1 का वैल्यू नॉट 0, K1 का वैल्यू 1 है, फ्रैक्शन का वैल्यू 0 है, जो भी वैल्यूज दी है वो सब के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले, इस रिलेशन को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हमेशा ये अब ध्यान रखा करो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, हमेशा उस रिलेशन को टारगेट करो जिसको आप मॉडिफाई करके अलग अलग रिलेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा फॉर्मूला याद करने का स्ट्रेटेजी ऐसे ही रखा करो, एक ऐसा रिलेशन को टारगेट करो जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, एंड वो अलग अलग रिलेशंस आपके पास बन जाए। तो आपको उतने सारे रिलेशन एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को टारगेट करना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस जो क्वेश्चंस में गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो यूजफुल फॉर्म में, जो भी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमेशा फोकस करना चाहिए इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर्मूलाज में, जिसको आप फर्दर आगे मॉडिफाई करोगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव रखना,
चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एफएम पढ़ा, थर्मो पढ़ा, टोम पढ़ा, सोम पढ़ा, कोई भी पावर प्लांट, कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को ही टारगेट करा करो, ठीक है। तो आप फॉर्मूला शीट जब बनाओगे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले को टारगेट करो एंड उस फॉर्मुले के नीचे अलग अलग फॉर्म्स लिख दो डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सी कंडीशन है। तो उससे आपका माइंड में वो सब चीजें खुद ब खुद हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुला ही याद आएगा, और फिर बाकी जो कंडीशंस होगी वो आप तो ऐड लगा ही सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे गवर्नर हमारे को पार्ट कंप्लीट होता है तो फॉर्मुला शीट में जस्ट एक पेज ही जरूरत है, जस्ट एक पेज या हाफ पेज में भी हो जाएगा। एक आपका वॉट का फॉर्मुला, वॉट गवर्नर का, एक पोर्टर का, एक प्रोवेल का और एक हार्टनेल गवर्नर, 4 फॉर्मुले लिखने हैं बस। 4 फॉर्मुले लिखने हैं, 4 लाइन में आपका पूरा गवर्नर चैप्टर कंप्लीट। वो जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी कंडीशंस दी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मुले को मॉडिफाई कर सकते हो। बस ये होता है कि कंसेप्ट आपको लिखना नहीं, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स कब ऐड कब माइनस, ठीक है, वो सब वैल्यूज। तो फॉर्मुला शीट्स जैसे आपका सोम चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, थ्योरी मशीन चल रहा है, फिर आगे जो भी सब्जेक्ट चलेगा, तो फॉर्मुला शीट्स बनाते चलो और जितना शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट फॉर्मुला शीट्स बनाओ। रिवीजन में उतना कम टाइम लगेगा, मल्टीपल आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। नोट्स जितने बल्कि होते हैं, ठीक है, नोट्स जितने बल्कि होंगे या जितने आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या जो फॉर्मुला शीट्स बनाए, जितना वो बल्कि होगा उतना आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कभी नहीं कर पाओगे। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तभी पॉसिबल है जब जिनका लेंथ, जिनकी थिकनेस उन नोट्स की कम होगी, या शॉर्ट नोट्स जो लिखोगे बहुत कम पेजेस में लिखोगे, तो उसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। आपने एक फॉर्मुला बुक बनाई, एक फॉर्मुला बेसिकली फॉर्मुला की एक नोटबुक बनाई, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। अब वो खुद ही इतनी बल्कि है कि आप एक ही बार या 2 बार रिवाइज कर पा रहे हो, फायदा नहीं उस चीज का, क्योंकि चीजें आपको रिटेन तभी होंगी जब उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो, ठीक है। आप ये चीज लिख लो आज कि जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तभी चीजें आप रिटेन कर पाओगे, एंड एट लास्ट मैटर यही करती है कि आपका रिटेनिंग कैपेसिटी कितना है। सबने फॉर्मुले पढ़े, सबने क्वेश्चंस करे होंगे, बट एट द मोमेंट जब एग्जाम मोमेंट होगा उस मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज रिटेन ना कर पा रहे हो, ठीक है। आपने फॉर्मुला सब कुछ करा है, क्वेश्चन कर रखे, बट अगर आपको फॉर्मुला ही रिटेन नहीं है, उस वक्त फॉर्मुला ही याद नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉर्मुला कंसेप्ट रिवाइज रिटेन आप तभी कर पाओगे जब उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उसका कोई मतलब नहीं है, जितने टाइम्स आप कर सकते हो वो चीज है बस, ठीक है। 2 3 4 5 इस नंबर से मतलब नहीं, जितना टाइम्स आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो तो तभी वो रिटेन कर रहेगा आपके माइंड में, एंड तभी आप बेसिकली परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। तो एट लास्ट कभी आप देखोगे गेट, आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो जिसका नंबर आया है, जो स्कोर कर रहा है काफी, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जिसके कम नंबर है वो उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास टैलेंट नहीं है। जस्ट ये होता है कि आपने वो टाइम में परफॉर्मेंस कैसे किया है, ठीक है। अगेन मैं चीज को रिपीट करो, क्योंकि क्या होता है ना, आप इस प्रिपरेशन के टाइम में हो तो आपको चीजें सारी पढ़नी, ठीक है, सबको टाइम देना है, प्रॉपर चीजें आपको मैनेज करते हुए चलिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो चीजें जो आप पढ़ रहे हो वो आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आप कितनी डेप्थ तक जा रहे हो, कितना आपने चीजें एनालिसिस कर ली, वो अलग चीज है, बट आप रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो भी चीज है, ठीक है। तो उतना लेवल का हमें नॉलेज होना चाहिए जितना हम रिटेन कर पाए, ठीक है। लेट्स सपोज कोई सब्जेक्ट है, मैं उसके पूरे डेप्थ में चले गए, हर सब्जेक्ट की आप डेप्थ में नहीं जा सकते हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 10 12 सब्जेक्ट्स के पूरे डेप्थ में चले गए। तो एटलीस्ट मेरे को उतना नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए जितना मेरे को एग्जाम में स्कोर कर सकते, ठीक है। स्कोर वो नहीं कर रहा है जिसका नॉलेज बहुत ज्यादा है, स्कोर वो कर रहा है जिसने मैक्सिमम प्रैक्टिस करी है एक ही पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की, जो बेसिकली एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस जिसका ज्यादा उसका रिटेनिंग पावर भी उतना ज्यादा, और वो उतना ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें होती है, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हो एंड प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सब चीजें। अच्छा, इसमें लास्ट हमारे गवर्नर, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बचा है, पोर्टर हो गया, प्रोवेल एंड हार्टनेल बचा है, वो हम कल ही एंड खत्म कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे 2 गवर्नर्स हैं, ठीक है, उनको हम कल खत्म कर देंगे, तो गवर्नर पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है, फिर देन नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक बेबी शायद बैलेंसिंग या गायरोस्कोप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस सैटरडे हम बेसिकली क्वेश्चंस रखेंगे, क्वेश्चंस काफी टाइम से हम जो पेंडिंग थे वो क्वेश्चंस रख लेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे टॉपिक्स हुए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। सैटरडे को, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को या फिर मंडे को, अगर हुआ तो क्वेश्चन एक बार अरेंज हो जाए तो उसके हिसाब से फिर सैटरडे या फिर मंडे को हम अरेंज कर लेंगे क्लास, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो।
सर बेसिक सा क्वेश्चन था कि सर आपने क्वेश्चन कराया था ना कि गियर ट्रेन वाले रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ाई थी और एक हाँ हाँ टेबल वाला पढ़ाया था। हाँ। तो सर मेरे को बस इतना सा पूछना था कि हमें कैसे हाँ पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज करना है, ऐसे कोई सा भी यूज कर देंगे? नहीं, यूज करना नहीं है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। देखो शायद आपको याद होगा लास्ट एक क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे गेयर्स अरेंज थे, एक एग्जांपल कराया था मैंने लास्ट, सर मैंने जो यस, बोलता हाँ भी आपको वही। अपने end से करना था। हाँ उसमें बहुत सारे गेट्स, उसमें हम टेबल मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें पूरा टाइम लगेगा प्रोसीजर। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है कि आप डायरेक्टली आप रिलेशन लिख सकते हो किसी भी गेट्स के बीच में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी से होगा, ये क्वेश्चन टेबल से होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं। सर दोनों से सेम आएगा आंसर, सेम ही आएगा ना? ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा, तभी तो दो मेथड से आंसर सेम आएगा हमेशा दोनों सर वो टेबल का। से आप किया था ना तो उससे आंसर नहीं आ रहा था उस वाले क्वेश्चन का जो आपने बोला कौन था घर सा से करना। क्वेश्चन, सर जो टेबल से इतना करा था आंसर कुछ, नहीं आ रहा है वो? सर वो कुछ और आ रहा था। टेबल से करा तो 10/3 आ रहा था, और जैसे आपने कराया था उससे 4/7। एक बार मुझे अपना सॉल्यूशन मैसेज करना है एक बार, ठीक है। ठीक है सर, मैं इसे दोबारा सॉल्व करके भेजूंगा एक और हाँ बार। हाँ ठीक है क्या ठीक पता है। मैंने गलत किया हो। हाँ तो एक बार चेक कर लेना। देखो टेबलर मेथड तो सबसे सिंपल है और वो सबसे इजी भी है, कि आपको बस एक रिलेशन लिखना होता है, एक फिक्स्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, रिलेशन मिल जाएगा डिफरेंट के बीच में, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर है ना, ठीक है फिर बाकी कल मिलता है, ये वाला पार्ट कल कंप्लीट कर लेते हैं गवर्नेंस को। चलो थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो।